द मीटिंग का पर्पस जो था वो ये है कि हमें आप लोगों को हॉस्पिटल के बारे में बताना है, हॉस्पिटल का इंडक्शन देना है। इंडक्शन मीन्स कि आप पूरे हॉस्पिटल को जाने, भले ही आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो, लेकिन आपको नॉलेज पूरे हॉस्पिटल की होनी चाहिए। टाइम आई वेलकम ऑल द एग्जीक्यूटिव्स either and all the managers for this induction session. First of all, I am starting with the journey of the Apex Hospital. I suppose you all are new and you don't know when it is established, कब ये शुरू हुआ और कैसे कैसे इसने तरक्की की। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम जो है एपेक्स की पूरी सक्सेस जर्नी जो है वो डिस्क्राइब। एपेक्स हॉस्पिटल है वो स्टार्ट हुआ था 1988 में, है ना, विद अ सिंपल ऑर्थो क्लिनिक। डॉक्टर एसके सिंह वाज हेडिंग इट और उन्होंने एक ऑर्थो क्लिनिक से ये हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग जो है बढ़ते गए। तो 1988 में हम लोगों ने ऑर्थो क्लिनिक से, फिर 1994 में जो है हम लोगों ने फर्स्ट स्पाइन सर्जरी करी थी। 1998 में वी डिड द फर्स्ट लिगामेंट सर्जरी। फिर 2000 में वी डिड आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी। 2001 में वी स्टार्टेड आवर जनरल मेडिसिन। 2002 में वी स्टार्टेड आवर ट्रॉमा सेंटर विद न्यूरो एंड प्लास्टिक सर्जरी। 2006 में हम लोगों ने जनरल सर्जरी स्टार्ट करी थी। 2007 में हमारा सर्जिकल और मेडिकल आईसीयू की स्थापना हुई थी। फिर 2008 में न्यूक्लियर मेडिसिन और डायग्नोस्टिक की शुरुआत हुई थी। 2010 में वी स्टार्टेड आवर डायलिसिस यूनिट, दैट इज वी स्टार्टेड आवर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। 2011 में वी स्टार्टेड आवर कंपोनेंट ब्लड बैंक। फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसमें हम लोग बढ़ोतरी भी करते थे। इलेक्ट्रोलाइट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी was introduced in our path lab. 2012 में we started with our cancer institute. 2013 में we started our gynecology department. 2014 में we started our PET CT scan. 2015 में we started our super specialty with cardiology, ENT, neurology, urology, dental and gastroenterology. 2016 में we started with the cardiothoracic vascular surgery and ophthalmology, that is eye department. 2017 में we started SDP FLSS, bedside USG, cardiogram in ICU. ICU में bedside facilities हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू किया था 2017 में। 2018 में we had completed our entry level of NABH and we introduced ECLIA technology in immunology lab. 2019 में we had got NABH pre-accredited and we started our dual head, जो हमारा गामा स्कैन जो न्यूक्लियर मेडिसिन हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग पहले सिंगल हेड से कर रहे थे। अब हम लोगों ने मशीन को अपग्रेड करके डुअल हेड गामा स्कैन किया। प्लाज्मा एफेरेसिस हम लोगों ने स्टार्ट करी। ड्राई केमिस्ट्री टेक्निक्स हम लोगों ने अपनी बायोकेमिस्ट्री लैब में स्टार्ट करी। 2020 में वी स्टार्टेड आवर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। एमबीबीएस करने के बाद उसका स्पेशलाइज करने के लिए एक कोर्स और होता है जिसको कि हम पीजी कोर्स बोलते हैं। एंड आवर हॉस्पिटल इज taking PG courses also, which everybody knows that are DNB residents. In the same year we got our NABH fully accreditation. We started computer navigated O-arm system with the facility of CT scan in OT, 384 slice CT scan. We upgraded our machine. Level 3 COVID care with the 100 bedded ICU we ran. In COVID period we ran a 100 bed ICU. We started our molecular biology lab with the PCR, True Lab PCR, installation of our oxygen plant in house with a capacity of 12.25 lakh liters. Onco Rehabilitation Center. 2021 में we installed our 3 Tesla wide bore MRI. Fully hand automated 6 eyepiece surgical microscope in our OT, which is a unique feature of our OT.
Installation of third oxygen plant to enhance in-house OT generation capacity to 19.95, पहले 12 lakhs के अराउंड थी, अब हमारी 20 lakhs के अराउंड हो गई. Vitec 2 compact and back alert 3D automated blood culture testing introduced in our microbiology laboratory. 4K ultra high definition Wi-Fi laparoscope in our OT. Opening of dedicated separate advanced OT wing. हमारा OT wing का पूरा जो है रेनोवेशन हुआ था और हम लोगों ने उसे पूरा एडवांस OT बनाया with 5 OT rooms. Start of new dedicated burn unit wing. Opening of department of endocrinology and pain medicine. Start of PSMA PET CT scan which is for prostate cancer. Start of new generation USG 3D shear wave elastography for liver investigation. 2022 में we were doing chemotherapies, but there was no separate or dedicated beds. In 2022 we started 13 bedded dedicated chemo ward, upgraded for cancer patients. SICU wing we upgraded with advanced facility of 20 beds with dedicated 4 beds for post-op patients. Advanced facilities added in for geriatric surgery जो हम लोग बड़े बुजुर्गों की सर्जरी करते हैं, and comorbid patients की एक से ज्यादा बीमारियों से जो लोग ग्रसित होते हैं. Start of our obesity clinic and the start of filaria and leukodema clinic. This is our achievement in 2022. Overall, we are also installed one machine which is not operational right now, but in year 2023 we started with our radiotherapy surgery, that is radiation surgery. We are going on in process. Machine is installed, but it is not operational right now. So this is the brief journey or history of Apex Hospital. We started in 1988 and till this time gradually we increased our department facilities and super specialties. Any confusion, any question to anybody? कोई question, कोई सवाल, कोई confusion? ये बहुत brief में ही हमने बताया है, हम इसमें डिटेल में नहीं है. Now I come to, क्योंकि ये सेशन में 2-3 पार्ट्स में है ये सेशन, तो इससे आप इस पीपीटी से बस आपको यही पता चला है कि हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हर ईयर हमने 2-3-4 स्पेशलिटीज अपग्रेडेशन अपने यहाँ ऐड किया है. The PPT which I am going to show you is about our hospital. That we are having how many buildings? We are having 4 buildings. In building number 1, we are having our IPD and MICU and wards, private wards and semi-private wards and private rooms. So this is the building number 1. In building number 2, we are having, from the basement we are starting physiotherapy clinic, occupational consultant, nursing station and marigold or charitable ward, including our HR or just say the KM Pandey's chamber and housekeeping. On ground floor it is orthopedic OPD section, and then after on first floor it is SICU, that is surgical ICU with 24 beds, 20 beds for 16 beds for ICU and 4 post-op beds plus we are having 5 beds for NICU and PICU. On second floor we are having our OT wing. For third floor it is private ward and private rooms and private ward, general ward. So this is the building number 2. Now come to the building number 3. In building number 3 we are having our diagnostic, that is and blood bank. Diagnostic we are covering our pathology, radiology. Pathology lab is on first floor, and above that it is our residential area of
consultants and our technicians. In building number 4, we are starting with building number 4. It is a basement. In basement, we are having our radiation department with the radiation consultants OPD. On ground floor, we are having our surgical part, surgical oncology surgeons, surgical general surgeons, and medical oncologists. On building number first floor we are having cardiology department, PET CT scan, general medicine, neurology, general medicine, dental, pain medicine, pulmonary medicine, and ENT. These are the plastic surgeons are sitting there, and cardiac surgeon is sitting at on first floor. On second floor it is CCO area, and we are having our cath lab over there. On third floor we are having our departments: gastroenterology, ophthalmology, endocrinology, urology, gynecology, and nephrology, including our IOT and dialysis unit. Above that, it is 4th and 5th floor. It is private ward and daycare. So this is the whole arrangement of all the 4 buildings. In building number 3, we are having our corporate office. मनमोहन सिंह, कुछ ही लोगों को मालूम होगा मेरे ख्याल से। वैसे मनमोहन सिंह 3rd फ्लोर मैनेजर हूँ यहाँ पे ऑन्को बिल्डिंग में। यहाँ पे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, गायनेक और यूरो, नेफ्रोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी ये डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में। In total 30 numbers, 30 departments we are running at our hospital. Now I am coming to the main point, which is very important. Who is the consultants in our departments? जो हमारे रेगुलर डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से कंसल्टेंट हैं, ये आप लोगों को नोट भी करना होगा। डॉक्टर एस के सिंह, his qualification is MBBS, MS, Ortho and MCH, and he is the chairman of our organization. सबने नाम सुना होगा डॉक्टर एस के सिंह का, लेकिन मैनेजमेंट सेक्शन में कई नाम ऐसे हैं जो कि नहीं सुने होंगे। तो फर्स्ट इज डॉक्टर कृष्णा सिंह। She is wife of Dr. S.K. Singh, and she is looking after our social activities. Dr. Sarup Patel, once again a very common name in our hospital. He is director of our hospital. Dr. Ankita Patel, Dr. Anu Patel, he is also our director, and Dr. Kisir Patel, he is also our director in hospital. Dr. Anu Patel has gone for his further studies to Bangalore. And along with him, Dr. Kisir also there for the higher studies. Dr. Anu, once again, son of Dr. S.K. Singh, and Dr. Kisir is wife of Dr. Anu Patel. So this is the entire family who are the directors in our hospital. Now it is Dr. S.K. Singh, सभी लोग जानते हैं हमारे चेयरमैन हैं। उसके बाद डॉक्टर कृष्णा मैम है ना, ये भी हमारी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर स्वरूप पटेल हमारे डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अंकिता पटेल हमारी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अनु पटेल और डॉक्टर किशोर पटेल हमारे डायरेक्टर्स हैं। अब हम कंसल्टेंट्स पे आते हैं। तो हमारा सबसे कोर बेस डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्थोपेडिक है। जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड विद द ऑर्थोपेडिक क्लिनिक एंड व्हिच वाज हेडेड बाय डॉक्टर एस के सिंह। तो दीज आर द कंसल्टेंट्स इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बाय डॉक्टर एस के सिंह। डॉक्टर एस के सिंह जो है वो इसको हेड करते हैं। डॉक्टर स्वरूप पटेल, डॉक्टर एस के सिंह की जो डिग्रीज हैं वो एमएस ऑर्थो है, एमबीबीएस सभी है ना। हम केवल पीजी डिग्रीज ही बता रहे हैं यहाँ पे, एमएस ऑर्थो और एमसीएच। क्या क्या करते हैं सर? जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, स्पाइन सर्जरी करते हैं और ऑर्थोडोस्कोपी सर्जरी करते हैं। डॉक्टर स्वरूप पटेल सेम स्पेशलिटीज, एमएस ऑर्थो है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब जोड़ प्रत्यारोपण, स्पाइन सर्जरी
और ऑर्थ्रोस्कोपी। ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है? जो दूरबीन विधि से ऑपरेशन किए जाते हैं हड्डी के केस में। तो डॉक्टर स्वरूप पटेल जो है ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जन भी है। डॉक्टर अनूप पटेल सेम स्पेशलिटीज है, सेम क्वालिफिकेशन है ना। फॉर हायर स्पेशलाइजेशन ही हैज गॉन टू हैदराबाद, बैंगलोर सॉरी। डॉक्टर अमित कुमार झा, डॉक्टर अमित कुमार झा के बारे में बताना चाहूंगा। ही इज स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड लिगामेंट सर्जन। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट ब्रांच होती है जिसमें कि स्पोर्ट्स के दौरान जो इंजरीज हो जाती हैं, जैसे लिगामेंट, एक हड्डी दूसरी हड्डी से लिगामेंट से जुड़ी रहती है, वो अगर टूट जाती है तो उसके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो डॉक्टर अमित कुमार झा है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक है किसी भी हॉस्पिटल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर। मतलब इसमें हम सारा ट्रॉमा, सारी चीजें जो है वो हम कवर अप करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जो कि एमडी एनेस्थेसिया है, वो इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। इसके अलावा और कंसल्टेंट जो हैं वो है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर उमेश कनौजिया, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार विश्वकर्मा। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, इस डिपार्टमेंट में हमने 3 कंसल्टेंट्स के नाम लिख रखे हैं। ये 3 कंसल्टेंट, तीनों कंसल्टेंट्स जो हैं वो विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं राइट नाउ। अभी जो है हमारे पास डॉक्टर आशीष जायसवाल आते हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल आते हैं, डॉक्टर जीके राय आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी, मतलब जहां हार्ट की सर्जरी होती है। तो हार्ट की सर्जरी हम लोग सब तरीके की सर्जरी करते हैं। हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं, जहां जिसको कि हम लोग CABG बोलते हैं, है ना। मतलब पूरा हार्ट को ओपन करते हैं, बीटिंग हार्ट सर्जरी, हार्ट बीट करता रहता है उसकी सर्जरी करते हैं। तो ये सब सर्जिकल पार्ट में आता है। प्रोफेसर दमयंती अग्रवाल और डॉक्टर आमिर श्रीवास्तव जो है इस डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट्स हैं और सर्जन्स हैं। इसमें एक वर्ड यूज होता है कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी। कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी मतलब कि जो नसों की सर्जरी होती है उसके लिए आता है। तो वैस्कुलर सर्जन्स पूरे इंडिया में बहुत लिमिटेड है और पूर्वांचल में कह ले तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, 2 या 4 ही मिलेंगे। और सेम कंडीशन जो है वो यूपी में भी है। यूपी में थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, 20-25 हो जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन जो है वो अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, कैंसर विभाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। या हम लोग अपने हॉस्पिटल को में बोलते हैं कि वी आर जो है हम लोग कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैंसर संस्थान है। हम लोग हमेशा लिखते भी हैं कैंसर हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर संस्थान। तो कैंसर संस्थान का ये एक डिपार्टमेंट है रेडियोथेरेपी, जिसको कि हेड कर रही है हमारी डायरेक्टर डॉक्टर अंकिता पटेल। इसके अलावा 2 कंसल्टेंट्स और हैं इसमें, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर गौरव गोस्वामी। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन भी कैंसर विभाग का ही एक डिपार्टमेंट है। यहां पे हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है वो परमाणु आणविक चिकित्सा जो होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। डॉक्टर RS मीना जो है वो हमारे कंसल्टेंट हैं इस डिपार्टमेंट में। और इस डिपार्टमेंट में ही हम लोग PET-CT, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSMA, गामा स्कैन, मतलब अगर किसी के कोई रीनल किडनी में कैंसर का पता लगाना है या और किसी ऑर्गन में, किसी बोन में कोई कैंसर है उसका पता, बोन स्कैन जिसे हम बोलते हैं। BTPA, DMSA 2 और चीजें आती हैं जिसको भी हम बोलते हैं। उसका अगर पता लगाना है तो हम लोग गामा स्कैन करते हैं। तो गामा स्कैन भी जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का ही भाग है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेमेटो-ऑन्कोलॉजी,
डिपार्टमेंट जो है बहुत ज्यादा परिचित नहीं होंगे आप लोग इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि रेडिएशन सबने सुना होगा, सर्जरी सबने सुनी होगी, है ना। लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होता है? जब हम मेडिसिन से किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आता है। इसी में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, हेमेटो ऑन्कोलॉजी। हेमेटो ऑन्कोलॉजी फिर हमारी एक यूनिक स्पेशलिटी है। यूनिक स्पेशलिटी इसलिए है कि हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत कम है। मतलब इनकी संख्या जो है वो 5, 6, 10 है और वो यूपी। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिसमें कि हम लोग ब्लड कैंसर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में नहीं होता है, सर्जरी से नहीं हो सकता है, ये केवल मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हो सकता है, जिसको कि हम हेमेटो ऑन्कोलॉजी में कवर अप करते हैं। और ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है विद फुल टाइम कंसल्टेंट, मतलब डॉक्टर आशीष उपाध्याय अभी नया ज्वाइन किया है। ये एमडी रेडिएशन में भी इन्होंने पीजी कोर्स कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने हेमेटो ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी डीएम कर रखा है, मतलब पीजी कोर्स कर रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, जब हम मस्तिष्क विभाग की बात करते हैं तो ये विभाग 2 भागों में बढ़ जाता है। एक मेडिसिनल हो जाता है, दैट इज न्यूरोलॉजी। एक सर्जिकल हो जाता है, दैट इज न्यूरोसर्जरी। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर विवेक त्रिपाठी हैं और न्यूरोसर्जन जो है वो डॉक्टर आशीष तिवारी। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मतलब फिजिशियन डॉक्टर वीपी सिंह, प्रोफेसर वीपी सिंह। एक्चुअली जहां जहां प्रोफेसर लिखा हुआ है ना, वो सारे डॉक्टर कंसल्टेंट जो है वो हमारे पास बीएचयू, आईएमएस बीएचयू के रिटायर्ड पर्संस हैं। और ये बात 5, 6 या 7 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास आईएमएस बीएचयू के सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, है ना। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर एसके यादव एंड न्यूली ज्वाइंट डॉक्टर रोहित सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, मतलब जो चेस्ट से रिलेटेड होता है या सांस से रिलेटेड होता है, डॉक्टर विनोद सिंह केके। डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, मतलब गुर्दा रोग विभाग, डॉक्टर संदीप देशमुख। इस विभाग में हम लोग डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस भी करते हैं, मतलब जो डायलिसिस यूनिट है वो इसी विभाग का एक पार्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, डॉक्टर विजय सिंह, मतलब किडनी में स्टोन है या यूरो रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका, यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई दिक्कत है कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा इसी विभाग में लिखा जाता है। और डॉक्टर वीके सिंह, वंस अगेन अ सीनियर कंसल्टेंट, 40 साल का अनुभव है, वो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, मतलब पेट और लिवर संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो इस विभाग में लिखी जाती हैं। और डॉक्टर रविकांत ठाकुर जो है वो इस डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, यहाँ पे भी हमारे पास 2 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एल.के. पांडे एंड प्रोफेसर सुलेखा पांडे। और हमारे जो रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, सब लोग शायद जानते भी होंगे। डॉक्टर अनुपमा सिंह इज प्लेइंग वन मोर रोल इन आवर हॉस्पिटल, ही इज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑल्सो, चिकित्सा अधिकारी भी हैं हमारे हॉस्पिटल की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मतलब कि अगर कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो उसको हम लोग जो है डॉक्टर अनुपमा सिंह के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ये रोल भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको सबको पता होना चाहिए कि हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो डॉक्टर अनुपमा सिंह है। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, आंख कान गला, वो सॉरी नाक कान गला, डॉक्टर आदिल सरी और डॉक्टर हर्ष सिंह 2 कंसल्टेंट है हमारे यहाँ। डॉक्टर आदिल सरी जो है मॉर्निंग आवर्स में आते हैं और डॉक्टर हर्ष जो है वो 3 से 5 अवेलेबल रहते हैं। दंत रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, डॉक्टर प्रांजल। डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर सनी गुप्ता।
अभी थोड़ा सा टाइम ले पा रहे हैं, हमें 2 से 4 के बीच में अवेलेबल है। इस डिपार्टमेंट के लिए हमें एक और बात अपडेट करनी है, क्योंकि ये विंटर का सीजन चल रहा है और जो कैटरैक्ट्स के ऑपरेशंस हैं, मतलब मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हम लोग इसी विभाग में करते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ कोई भी पेशेंट है जिसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, तो आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हो और थोड़ा प्रमोट भी कर सकते हो, जिससे कि लोगों को पता चले हम लोग के यहाँ दोनों सुविधाएं हैं। यहाँ पे हम लोग फ्री निःशुल्क भी करते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके का है। क्योंकि हमारे यहाँ एक जो हमारा ये हॉस्पिटल है, यहाँ का हॉस्पिटल तो आप देख ही रहे हो, ये 4 एकड़ का हॉस्पिटल है, लेकिन 50 एकड़ में एक और हॉस्पिटल है हमारे पास, जो कि हमारे ट्रस्ट के अंडर में चलता है। एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट चलाती है उसे। वहां पे हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं इस समय मोतियाबिंद का। तो कोई भी अगर लाभ, यहाँ से केवल 30 किलोमीटर है, तो आने जाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाएंगे तो हम उन पेशेंट्स को यहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के नाम पे। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, जहाँ जनरल सर्जरी मतलब गॉल ब्लैडर, एक ऐसी बीमारी होती है, पाइल्स हो गया, पेट की कोई सर्जरी हो गई, वो सारा कुछ जो है वो हम लोग जनरल सर्जरी, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, उसका भी अगर ऑपरेशन है तो वो जनरल सर्जरी में किया जाता है। और इस जनरल सर्जरी में हमारे पास बहुत ही सीनियर पर्सन, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर सर्जन अवेलेबल है, प्रोफेसर आनंद कुमार, जो कि 4 से 6 बैठते हैं। और रेगुलर कंसल्टेंट्स में हमारे पास डॉक्टर अनुराग देचे। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, मतलब स्किन का प्लैपिंग हो गया, मतलब जो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई भी चीज यूज होती है, हेयर ट्रांसप्लांट एंड ऑल, वो हमारे डॉक्टर राजीव कुमार सर हैं। 1 से 2 अवेलेबल रहते हैं फॉर ओपीडी। और डॉक्टर गौतम है, ही इज अ विजिटिंग कंसल्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर अभिषेक जायसवाल सर। और डॉक्टर वी भार्गव है, वंस अगेन प्रोफेसर फ्रॉम IMS, बट ही इज ऑन कॉल। रिहैबिलिटेशन बहुत ही यूनिक, बहुत ही विशिष्ट और यूपी का एकमात्र कैंसर विभाग का रिहैबिलिटेशन सेंटर यूपी में कहीं नहीं है, जो कि हमारे यहाँ है। डॉक्टर देवेंद्र रॉय जो है वो उसे हेड करते हैं, वो ही उसे संचालित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कैंसर सर्जरी होती है तो उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कैंसर सर्जरी हुई तो किसी का फेस जो है वो लटक जाता है, या वहां में जो है सूजन आ जाती है। तो इसके लिए एक अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं, जो कि रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत कवर अप होती हैं, और हम इस डिपार्टमेंट में वही थेरेपीज करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, मतलब हमारे डायग्नोस्टिक का पार्ट में हम आ गए हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुनील दुबे, डॉक्टर गौरी, डॉक्टर दीपक सिंह पटेल, ये 3 कंसल्टेंट्स हैं, जो कि मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर इवनिंग के 8 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। कोई ना कोई कंसल्टेंट जरूर मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, डॉक्टर संदीप नौटियाल सर और डॉक्टर स्वाति चौहान। और इसी के साथ ही साथ हम लोगों के पास माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, जिसको कि डॉक्टर सतीन्द्र कौशल जो है हैंडल करते हैं। ये भी एक इस डिपार्टमेंट में जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें भी हम लोग एक यूनिक प्रोसीजर करते हैं, दैट इज ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर मतलब ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बहुत मॉडर्न टेक्निक से जो है फाइंड आउट करते हैं, और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स पता चल जाते हैं। जिसको कि 24 घंटे से 48 घंटे लगता है, वो शायद हम रिजल्ट जो है वो 4 से 5 घंटे में देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते, लेकिन ये हम बताना शुरू कर देते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है। हो सकता है कि 12 घंटे बाद इन्फेक्शन पकड़ में आए, लेकिन जो एक कट ऑफ टाइम है 4 से 6 घंटे के अंदर हम ये बताने के लायक हो सकते हैं कि इन्फेक्शन है या चांसेस हैं इन्फेक्शन के। जितनी स्पेशलिटीज हैं, जैसे प्रोफेसर LK पांडे, ये सर्वाइकल कैंसर सर्जन है। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये जनरल ऑन्को सर्जन है। मतलब ये सारे तरीके के
कैंसर की सर्जरी करते हैं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित है ना, ये भी जनरल ऑन्को सर्जन है। ब्रेस्ट कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, है ना, या कोई और कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो ये सारे सर्जन डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, ये लोग जनरल ऑन्को सर्जन है, मतलब कैंसर की कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर स्वरूप पटेल, ये जो सर्जरी करते हैं कैंसर की, वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बोन कैंसर स्पेशलिस्ट है, बोन कैंसर सर्जन है। डॉक्टर पीके केसरी, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी अगर होगी तो ये जनरल ऑन्को सर्जन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट ही चाहिए होता है, जिसको कि यूरो का भी ज्ञान हो। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए डॉक्टर पीके केसरी, डॉक्टर अखिल सरीन एंड डॉक्टर हर्ष सिंह, ये दोनों हेड एंड नेक मतलब ओरल कैंसर है ना। मुंह का कोई कैंसर होगा, गले का कोई कैंसर होगा, उसके लिए जो है हेड एंड नेक के लिए डॉक्टर हर्ष सिंह एंड डॉक्टर अखिल सरीन, ये लोग। तो इस तरीके से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की जितनी भी स्पेशलिटीज हो सकती है मैक्सिमम हम कवर अप करते हैं। बारीक 1 और 2, 1-2 तरीके का कैंसर है जिसको कि हम सर्जिकली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी सारे करते हैं। डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट भी जो है पूरे यूपी में 3 या 4 जगह मिलेगा। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में कोई बता सकते हैं? एनी नर्सिंग न्यूकमर्स पढ़ाया गया होगा आपको एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है जिसमें कि हम लोग डायबिटीज, हार्मोन डिफिशियंसी या मेटाबॉलिज्म इसको डील करते हैं, वो डिपार्टमेंट जो है वो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो इसमें डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर अलंकार तिवारी इज आवर कंसल्टेंट। इसी के साथ हम लोग इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी भी जो है हम लोग इस डिपार्टमेंट में कवर अप करते हैं, और डॉक्टर अलंकार तिवारी इज द कंसल्टेंट फॉर ओबेसिटी आल्सो। ओबेसिटी क्लिनिक जो है वो हम 3 पार्ट में करते हैं। इसमें 3 कंसल्टेंट्स बेसिकली 3 तरीके की 3 बीमारियों के लिए कंसल्टेंसी होती है। पहली तो एंडोक्राइनोलॉजी के लिए हुई ही, दूसरी हम इसमें फिजियोथेरेपी भी लेते हैं और डाइटिशियन भी लेते हैं। तो 3 जो ओबेसिटी क्लिनिक का पूरा फॉर्मुलेशन है वो 3 कंसल्टेशन के बाद आता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन और हमारी डाइटिशियन की कंसल्टेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जैसे कमर में दर्द है, उसको हम लोग सर्जिकली ऑपरेट करना नहीं चाहते हैं, तो हम उसका पेन मैनेजमेंट करते हैं, मतलब मेडिसिन से हम पेन को मैनेज करते हैं। तो वो डिपार्टमेंट जो है वो पेन मेडिसिन कहलाता है। और प्रोफेसर वी रस्तोगी जो है वो इसके कंसल्टेंट है। ही इज वंस अगेन विजिटिंग कंसल्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत कॉमन नहीं है। क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में? एनी अपडेट, कोई भी हमें कुछ बता सकता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में? आनंद, डॉक्टर सौम्यश्री क्या ट्रीटमेंट कर? वार्ड में सिस्टर्स कोई है इसमें? आईसीयू में पोस्टेड है कोई? सीसीयू आईसीयू में कोई नया स्टाफ जो सीसीयू या आईसीयू में पोस्टेड हो? कोई नहीं पोस्टेड? बताओ देखते हैं। किसी की ड्यूटी सीसीयू आईसीयू में नहीं है? डॉक्टर कितने दिन से हो बेटा? 15 दिन से है। कंसल्टेंट विजिट करते हैं आईसीयू सीसीयू में? कोई डॉक्टर सौम्यश्री नाम की मैडम विजिट करती हैं? क्या देखती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या है, हम लोग मोटर स्किल्स या न्यूरो की जो थेरेपीज होती हैं वो हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कवर करते हैं। तो डॉक्टर सौम्यश्री जो है वो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। और न्यूरो रिलेटेड जो भी थेरेपीज होती हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं जो कि काफी एज में आ जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, चीजों को होल्ड नहीं कर पाते हैं,
है ना। उन सब चीजों के लिए जो ट्रेनिंग होती है, जो थेरेपी दी जाती है, वो सारा कुछ जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कवर अप होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डायट्रिक्स, अच्छा इसी के साथ एक और हम लोगों का है फाइलेरिया क्लिनिक। फाइलेरिया क्लिनिक भी हम लोगों के यहाँ शुरू हो चुका है, जिसमें कि हाथी पाँव, देखा होगा कई लोगों का पैर जो है बहुत मोटा हो जाता है ना, चल नहीं पाते हैं, तो इसका भी पूरा मैनेजमेंट जो है वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसका की ट्रीटमेंट नहीं है, केवल थेरेपी से ही इसका निदान जो है वो संभव है, वो ठीक हो सकता है। और ये थेरेपी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, हम समझते हैं शायद नए मैनेजर्स जो है उनको भी नहीं पता होगा कि वी हैड स्टार्टेड फाइलेरिया क्लिनिक आल्सो, है ना। और डॉक्टर सौम्या श्री और डॉक्टर देवेंद्र राय दोनों मिलकर ये क्लिनिक जो है वो चलाते हैं। अभी तक हमारे यहाँ 3 पेशेंट्स भी आ चुके हैं, इसके अलावा और पेशेंट्स भी हम लोगों ने ट्रीट किए हैं। जब से ये डिपार्टमेंट खुला उसके बाद 3 पेशेंट्स आ चुके हैं, उसके पहले वो और भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं लोग, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब 15-15 दिन के अंदर अगर पैर इतना मोटा था तो वो इतना मोटा हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ डायट्रिक्स, ये डिपार्टमेंट भी हम लोग शायद भूल जाते हैं हमेशा, जिसमें कि हम लोग डाइटिशियन का रोल होता है इसमें। डाइटिशियन गुंजन सिंह और डाइटिशियन अंशु राय डिपार्टमेंट को रन करते हैं। ये एक फील है हमारे आईसीयू सेंटर का। एक और सर्विस हमारे यहाँ अवेलेबल है आईसीयू के लिए, ट्रॉमा के लिए। वो सर्विस ये है, आप लोग अपडेटेड नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो सर्विस ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आप लंका में है, लंका में कोई दुर्घटना हो गई, और अगर उस पेशेंट को आप सीधे हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या फर्स्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, और जो लाने वाला है उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। दिस फैसिलिटी इज रनिंग अंडर एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट। आप कहीं भी है, आप इस चीज को भी बहुत स्प्रेड कर सकते हो, मॉल टू मॉल कन्वेंसिंग से ये चीज जो है वो। उसके बाद का प्रोसीजर ये है कि अगर ट्रीटमेंट लेने वाला पर्सन सक्षम है तो वो पैसा दे सकता है, अगर नहीं सक्षम है तो हम उसको फर्स्ट एड तो देंगे ही देंगे। फर्स्ट रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर क्रिटिकल केयर है तो फिर डेफिनेटली उसे क्रिटिकल केयर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उसका कि फर्स्ट एड, फर्स्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, सपोज कि उसके खून निकल ही रहा है तो उसकी हम बैंडेज जरूर करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर वो मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद इफ ही इज विलिंग टू पे तो वो पे कर सकता है, बिना जरूर रिस्क करेगा। अगर वो बिल कर सकता है, पे कर सकता है तो वो पे कर दे, अगर नहीं कर सकता है तो हम उससे चार्ज नहीं लेंगे। हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो तो है ही है, इसके अलावा वी आर वेरी मच इन एजुकेशन ऑल्सो, है ना। एजुकेशन में हम जो है जितनी भी मेडिकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन से लेके पैरामेडिक्स, नर्सिंग, सब चीजें जो है हम कवर अप कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहला हम शुरू करते हैं, अगर हम अपने हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो दिस इज एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो एमबीबीएस के बाद जो पीजी कोर्स है वो क्या है, डीएनबी, जो कि 4 स्पेशलिटीज में हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एनेस्थेसियोलॉजी, रेडियोथेरेपी और डीएमआरडी, दैट इज रेडियोलॉजी। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम, और रेडियोलॉजी मतलब हमारा एमआरआई, सीटी स्कैन, यूरोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये हमारे जो है वो रेडियोलॉजी में है। 4 कौन सी ब्रांचेस है हमारे यहाँ, ये आउट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर होगा उसमें। पीजी कोर्स डीएनबी इन ऑर्थोपेडिक, एनेस्थेसियोलॉजी, रेडिएशन एंड रेडियोलॉजी,
रेडियोलॉजी को जो हम लोग बोलते हैं वो डीएमआरडी बोलते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक एनेस्थेसियोलॉजी को रेडिएशन में डीएमडी बोलते हैं, उस कोर्स को हम लोग डीएमआरडी बोलते हैं। इसके अलावा हम नर्सिंग से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल एजुकेशन क्या है? नर्सिंग। नर्सिंग में हमारे पास एमएससी नर्सिंग जो कि हाईएस्ट कोर्स होता है वो भी अवेलेबल है। जब एमएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, ये कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी में हमारे पास एमपीटी, बीपीटी, डीपीटी मतलब पीजी कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, तीन अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज जो अभी हम बता रहे हैं ये सारे हमारे वाराणसी कैंपस में। इसके अलावा पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्सेज 8 स्पेशलिटीज में हमारे पास अवेलेबल है। ओटी, कार्डियोलॉजी, एमआरआई, एक्सरे, डीएमएलटी मींस लैब टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, एक्सरे और these all together are 8. Maybe I am missing cardiology, CT scan, CT, MRI, X-ray, ये तीनों हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, ओटी, रेडिएशन और डीएमएलटी, 8 आर कंप्लीटेड। ये सारे कोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ पे हैं वाराणसी कैंपस है। इसके अलावा 50 एकड़ का कैंपस हमारे पास जो है चुनार में है, विच इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। वहां पे भी हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं, 4 कॉलेजेस हैं जहां हम नर्सिंग भी चलाते हैं। वहां बीएससी नर्सिंग चलाया जाता है, पैरामेडिकल चलाते हैं। केवल 3 कोर्सेज हैं वहां पे, ओटी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, और एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि जनरली नहीं होता है, दैट इज सैनिटेशन। और वो ये सारे कोर्सेज 2 साल के हैं, वो कोर्स केवल 1 साल का है। वो कोर्स आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उस कोर्स का जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो उसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से एक कोर्स हमारा यहाँ पे जो है वो रह गया, दैट इज एनेस्थेसियोलॉजी या एनेस्थेसिया या क्रिटिकल केयर, पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्सेज में वो कोर्स छूट गया था। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है ना, और नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इस साल हमें 2 नए कोर्सेज की मान्यता मिली है। एक उसमें से क्रिटिकल केयर है, दूसरा जो है हमारा एक्सरे। इसके अलावा फार्मेसी का कॉलेज है हमारे पास वहां पे, जिसमें कि हम बी फार्मा और डी फार्मा मतलब ग्रेजुएशन कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों चलाते हैं। इसके अलावा बीएमएस कॉलेज है, दैट इज आयुर्वेदिक के डॉक्टर वहां से पढ़ के निकलते हैं। 5.5 साल का कोर्स है, एडमिशन चल रहे हैं, एग्जाम नीट का देना होता है, उसकी कट ऑफ सीट आती है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये ईयर वाइज हमने लिख रखा है कौन सा इंस्टीट्यूट कब। जैसे 2006 में हमारा फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू हुआ, 2008 में नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ, फिर हम धीरे धीरे कोर्सेज बढ़ाते गए, बीएससी नर्सिंग शुरू हुआ, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुरू हुआ, फिर फिजियोथेरेपी में बीपीटी शुरू हुआ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हुए। फिर उसके बाद 2017 में हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूट शुरू हुआ जिसमें डी फार्मा था, फिर बी फार्मा शुरू हुआ 2018 से। फिर उसके बाद जो है हमारा नर्सिंग कॉलेज, ट्रस्ट नर्सिंग कॉलेज खुला चुनार कैंपस में। फिर हमें यहाँ पे एमएससी नर्सिंग का 2020 में एफिलिएशन मिला। फिर हमारा डीएमबी 2020 में स्टार्ट हुआ, और इस साल हमें एमपीटी मतलब फिजियोथेरेपी में मास्टर्स कोर्स इन फिजियोथेरेपी 4 स्पेशलिटीज में अवेलेबल है हमारे पास, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और गायनेकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये 4 स्पेशलिटीज हैं जिसमें कि हमारा एमपीटी हमें अवेलेबल है। इसी तरीके से एमएससी नर्सिंग भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स में है, गायनेकोलॉजी में है, मेंटल हेल्थ में है, कम्युनिटी मेडिसिन में है, एंड देयर आर 2 मोर ब्रांचेस। सो दिस इज आवर एजुकेशन पार्ट। इसके अलावा भी जो है हमारे हॉस्पिटल में रिसर्च वर्क होता है, जिसमें कि कई पेशेंट एक रिसर्च विंग भी है, जिसमें कि कई पेशेंट्स का ट्रायल जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, और वो रिसर्च विंग जो हैंडल करते हैं किशोर जी हमारे साथ हैं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस किशोर आल्सो। किशोर प्लीज। जितना हमारा
मीडिया प्रभाषक है हॉस्पिटल का, तो वो किशोर जी हैं। किशोर प्लीज। मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे बेसिकली PNB कोऑर्डिनेटर हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे रिसर्च वर्क चलता है उसको भी कोऑर्डिनेट करता हूँ, साथ ही सोशल मीडिया की सारी एक्टिविटीज, मतलब फेसबुक ट्विटर जितना भी है वो किशोर जी हैंडल करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा एक एजुकेशन का पार्ट है। सो दिस इज द एंटायर फील्ड ऑफ एपिक्स ग्रुप, जिसमें कि हम मॉडर्न मेडिसिन की सारी चीजें प्लस कुछ एजुकेशन कोर्सेज जो है वो यहाँ पे रन करते हैं। उसके अलावा चुनार में हमारे पास हॉस्पिटल भी है जो कि मॉडर्न मेडिसिन की है, और साथ ही साथ हमारे पास वहाँ पे आयुर्वेद का भी हॉस्पिटल है। आयुर्वेदिक स्पेशलिटी मेरी, और आयुर्वेद से भी वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। प्लस हमारे वहाँ पे 4 कॉलेजेस हैं, आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल। ठीक है, इसके ये हमारे पूरे एंटायर ग्रुप का जो है वो फील्ड है। किसी के पास किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अगर, या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो पूछ सकते हैं। There are some more persons who has joined us और पिछले साल से काम कर रहे हैं। एक नया हम लोगों ने अपने यहाँ पिछले 8 महीने से स्टार्ट है, दैट इज आवर कॉल सेंटर। हम लोग 24 घंटे कॉल सेंटर रन करते हैं। 24 घंटे कॉल सेंटर का मतलब क्या होगा कि अगर एक नंबर हमने डेडिकेट कर रखा है 9119601990, जगह जगह आपने होर्डिंग्स देखी होंगी, उसमें ये नंबर इंडिकेट है। कोई भी ऐड हो जाता है, कोई भी प्रमोशनल आइटम जाता है, उसमें ये नंबर हम 24/7 तक ये नंबर जो है वो अवेलेबल कराते हैं। उसका बस ये हेल्पलाइन नंबर है, और इस हेल्पलाइन नंबर से हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी मदद हो, कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी हो, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे और उस हेल्पलाइन नंबर से आपको मदद मिलेगी। प्रीति चौरसिया is with us, he is the HOD of call center, प्रीति। और साथ ही साथ एक इनका छोटा सा सेशन भी है, उस सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। वो सेशन जो है फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। तो आफ्टर दैट मतलब हमारा इंडक्शन पार्ट पूरा हो गया। एक चीज और रह गई है, हम लोगों के पास एक डिजिटल कार्ड है। इस डिजिटल कार्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिजिटल कार्ड से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर का, या कोई भी सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं। मतलब उस सॉल्यूशन का भी हम लोग जो है, इसका एक लिंक है। और ये वाली पिक्चर जो है वो आप लोगों ने हर एक काउंटर पे देखी होगी। हर एक नर्सिंग काउंटर पे ये पोर्शन लगा हुआ है, ये वाला जो ये पार्ट है ये हर एक नर्सिंग काउंटर पे लगा हुआ है ना। इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे उस लिंक पर पहुंच जाते हैं जिस लिंक की हम बात कर रहे हैं। उस पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन वो जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसी में आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी होगा। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कॉल करके मैनेजर्स का नंबर है। फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है मनमोहन जी का नंबर है, सॉरी उस पे जो है इनका सिद्धार्थ का नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर पे जो मैनेजर है उनका नंबर है, डायग्नोस्टिक के लिए डायग्नोस्टिक का नंबर है। सारे नंबर्स भी उसमें प्रोवाइडेड है, उसमें ऑप्शंस आएंगे। मैं प्रीति चौरसिया, कॉल सेंटर और जस्टार भी मैं देखती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कॉल सेंटर चलता है, तो कॉल सेंटर आपको जानकारी होगी कि जो हमारा एक वर्चुअल पेश होता है, जब भी हम कोई भी पेशेंट या कोई भी नॉलेज के लिए हमारे पास जो भी पेशेंट कॉल करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते हैं। जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं, तब वो जानते हैं। तो ये आप जब भी करते हैं तो आपको ये बात को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब भी हम कॉल अटेंड करें, बहुत ही विनम्रता के साथ कॉल अटेंड करें। और जब हम कॉल अटेंड करते हैं, पहले हमें पेशेंट को उनको विश करना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, और बहुत ही टाइम देते हुए, भले हम कितना ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है।
तो उसमें जैसे कि हम बोलते हैं तो बोलते हैं सर नमस्कार, मैं एपेक्स हॉस्पिटल DLW वाराणसी से बात कर रही हूँ, आपने किस तरह हमें कॉल किया या मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे वो अपनी कोई भी जानकारी पूछते हैं, जो भी क्वेरी पूछते हैं, तो फिर हमें उन्हें बताना होता है। तो पहले जब हम, जैसे कि सर ने बताया अभी, जब हमें हॉस्पिटल का नॉलेज होगा तभी हम किसी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा ने सर ने कहा कि हम फ्रंट डेस्क देखते हैं, तो जो भी पर्सन आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, वो हमारे नॉलेज से ही आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी हम कॉल अटेंड करें तो हमारे पास एक नोटबुक होना बहुत ही जरूरी होता है कि पेशेंट को ध्यान से सुनिए, उनको रिप्लाई करिए, क्योंकि अगर हम गलत ढंग से कुछ भी बताते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, पेशेंट की बातें कई बार रिपीटेड होती हैं, बहुत होती हैं, और वो आर्गुमेंट करते, अपनी कोई कहानी बताना शुरू करते, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक, जब हम अच्छे श्रोता होते हैं तो ही हम अच्छे वक्ता बन सकते। जब हम लोगों को अच्छी तरह सुनेंगे तो ही हम अच्छे से बता सकेंगे, तो सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम नोटबुक में नोट करें तो उसको रखना दें, वो हमें याद होना चाहिए और हमें तुरंत कंफर्म करके उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है। और इसके साथ ही आपको ये भी कभी भी कुछ भी गलत भी बोल सकते हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए, या फिर हमारे साथ में जो रहते हैं उनके द्वारा कुछ भी आप लोग डील करते हैं तो आपको मालूम होगा, कभी गलत सुनने को भी मिल जाता है। आप इन्हें बताते हैं, किसी ने बताया, ठीक है सर मैं पता करती हूँ और अभी आपको अपडेट करती हूँ, या किसी ने कहा कि मैंने कोई कंप्लेंट किया, ठीक है सर मैं नोट डाउन करती हूँ, आप बताएं करके अच्छी तरह से उसको नोट डाउन करिए और अपने लेवल से उसको हैंडल करिए। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का एक हमारा सेशन है, आपको पता होगा, सर ने बताया है, जो पेंडिंग पेशेंट होते हैं उनको आप पहले से आप चाहें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसको व्हाट्सएप पर उनका नंबर लेना होता है और उसके बाद उनको अपना लिंक शेयर करेंगे, जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, जैसे सर ने बताया उस पर नंबर वगैरह होते हैं, वहां से उनका स्क्रीनशॉट लेके उनका अपॉइंटमेंट भी आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू। प्रीति जी किस डिपार्टमेंट से हैं? तो आप बस इतना ही बता दो कि हॉस्पिटल में कॉल सेंटर क्या कर रहा है। कॉल सेंटर तो जनरली मैं जितना जानकारी है वो फोन का सिम वगैरह के लिए होता है, मॉल्स वगैरह में इस टाइप की चीज़ों के लिए। अपने हॉस्पिटल में कॉल सेंटर क्या कर रहा है? पेशेंट की फीडबैक के लिए। नहीं, पेशेंट की फीडबैक से ही आते हैं कॉल सेंटर में। तो वो तो आपके पास भी आ सकता है ना भाई, आप लोग तो फ्रंट फेस हो। यदि मैं ही पेशेंट हूँ और मैं और मान लो मुझे ऑर्थो में दिखाना है, तो मैं सबसे पहले ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाऊंगी, तो मेरे लिए तो फ्रंट फेस वो है, तो मुझे कॉल सेंटर का क्यों जरूरत पड़ेगा? तो मैम वो पेशेंट का जो नंबर होता है वो सभी जगह है, और जो हम लोग के डिपार्टमेंट का नंबर तो वो ज़्यादा करके सब जगह नहीं है। इसके लिए नहीं, ये तो रीजन नहीं होना चाहिए किसी भी कॉल सेंटर एस्टैब्लिशमेंट में। हमारे जो फॉलो पेशेंट होते हैं जो आना बंद कर देते हैं कुछ दिन बाद, तो उसे हम लोग फॉलो अप करने के लिए कॉल करके फिर से बुलाते हैं, फिर उनके माध्यम से किसी और को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं, तो इसलिए हम लोग बुलाते हैं उनको कॉल सेंटर का माध्यम। या किसी भी कंपनी में अगर कॉल सेंटर होता है तो जैसे सेलिंग के लिए होता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में अगर कॉल सेंटर है तो अगर हम किसी पेशेंट को कॉल करके बुलाते हैं तो वो किसी और को भी बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं। ये तो प्रीति जी बताएंगी ना। प्रीति जी सही बोल रही है, ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है, बताओ आप जवाब दो इसका ना, रिप्लाई दो। ये सब क्वेश्चनार बनेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन पुट ऑन किया। मुझे समझ में आ रहा था कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा। बताइए प्रीति। जैसे ये फ्रंट डेस्क आप हैं, लेकिन जैसा पेशेंट कॉल करता है तो उसकी कोई भी इंक्वायरी हॉस्पिटल से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए वो कांटेक्ट करेंगे, तो ये हमारी ड्यूटी पर एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए, किसी पेपर के लिए, किसी कॉल सेंटर का पर्पस जो है, जैसे जो उपासना का क्वेश्चन था वो दूसरा था कि कॉल सेंटर का पर्पस क्या है। हमारे पास 10 नंबर हैं, डायग्नोस्टिक में भी नंबर है, ऑन्को रिसेप्शन में भी नंबर है, ऑर्थो रिसेप्शन में भी नंबर है, सब जगह नंबर है। अगर हम किसी पेशेंट की कोई क्वेरी आती है या पेशेंट है कोई, तो वो उसका काम जो है पैथोलॉजी से ही पढ़ सकता है, उसका जो है डायग्नोस्टिक से ही पढ़ सकता है, उसका जो है ऑन्को रिसेप्शन से ही पढ़ सकता है, उसका आईपीडी से ही पढ़ सकता है, तो मल्टीपल नंबर्स हो जाते हैं उसके पास। तो वो किस नंबर पे कॉल करे, सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी। सपोज मान तो लो मुझे उस चीज को ईज करने के लिए हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज नंबर कर दिया है
है ना, वो सेंट्रलाइज नंबर जो है वो है 9119601990। आप अपना नंबर बताने की जगह वही नंबर अपडेट करो पेशेंट को। आप पेशेंट को फाइल में दिखा देगा कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कॉल करना। और सबसे अच्छी बात है वो 24/7 काम करता है, एनी 24 टाइम, घंटे, रात में काम मिलोगे तो वो करता है। नंबर कॉल उठेगा। सेंटर 24 घंटे, ये सब बात अगर आप लोग हमारा पता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लीव पे होगा तो मेरे पास बोलेगा, अगर वो उठाएगा नहीं तो ही मेरे पास बोलेगा। तो रात इतनी में फैसिलिटीज आप बताओ सामने से, खुद से बताना पड़ेगा, किसी को तो ऐसा अभी भी पता नहीं अगर चलेगा ना, बताना 911960 किसी के पास मोबाइल है मिला के देखो, या मैं खुद अपना बताऊं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, वो सर के पास सीधे फॉरवर्ड है। इनका भी नंबर मेरे पास फॉरवर्ड है। तो ये फैसिलिटीज बताना स्टार्टअप करो आप उन लोगों को जो आते हैं कि सर इतना नहीं परेशान होना, इस नंबर पे आप कॉल करिए, एनी टाइम एक नंबर पे कॉल करेंगे। और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे मैनेज करना। ये ट्रेनिंग स्पेशली इसी पर्पस के लिए है कि जब ये आपका नंबर प्रोवाइड कर देती है उसे, तो आपके एंड पे उसे प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिल पाता है उसको डिटेल में उपासना मैम समझाएंगे। तो हम समझते हैं शायद कॉल सेंटर से, कॉल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। नंबर 1, हमें जब भी कोई कॉल उठानी है तो विश करके उठानी है ना, एपेक्स हॉस्पिटल के बारे में बताना है। सेकंड कि हमें हॉस्पिटल की जानकारी रखनी है, क्योंकि उसकी जो भी क्वेरी होगी, कुछ क्वेरी तो होगी उसकी। हाँ, अगर तुम्हारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है तो वेल एंड गुड, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट की है, तो यू विल बी ब्लैंक, है ना। वो पता होना चाहिए, एटलीस्ट वो ना पता हो तो कम से कम एक कंसर्न नंबर पता होना चाहिए। उस कंसर्न नंबर को फिर से तुम जो है रिवर्ट बैक कर सकते हो कि आप 9119601990 पे कॉल कर दीजिए। जो आपकी क्वेरी है वो वहाँ पूछेगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये भी हेल्पलाइन ही है, इनके पास ये सारी नॉलेज नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। जैसे मेन दिक्कत जो आती है हम लोगों के साथ, वो आती है रेट की। रेट में हमेशा हम लोग जो है वो गड़बड़ाते हैं। गड़बड़ाते इसलिए हैं कि रेट जो है वो वेरी करता है। और जैसे आप लोग डायग्नोस्टिक काम करते हो तो आप लोगों को भी रेट्स नहीं याद होंगे, लेकिन आप लोगों के पास सिस्टम के ऊपर अपडेटेड है, तो आप तुरंत सिस्टम से खोल के बता सकते हो कि इस चीज़ का क्या रेट है ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड कि हमें आर्ग्यू नहीं करना है किसी से, अपनी बात कभी भी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी किसी के ऊपर, हमें उसकी सुननी है और उसको उस तरीके से हैंडल करना है पोलाइटली। जितना आप पोलाइटली हैंडल करोगे उतना आपको इजी रहेगा। अगर आप गर्म हो गए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की एक बहुत अच्छी क्वालिटी और होनी चाहिए उसके अंदर, हमेशा डेवलप होनी चाहिए। या अगर हमें बॉस से डांट पड़ी है तब भी हमें मूड नहीं ऑफ होना चाहिए, हैंडल ही ना करें, हम हट जाए वहाँ से 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। जब हमारा मूड फ्रेश हो जाए, साफ मतलब नॉर्मल हो जाए, तभी उस डेस्क पे बैठे। ये नहीं कि किसी ने डांट दिया तो फिर हमारा मुंह फूल गया, हम काम भी कर रहे हैं, पेशेंट आया तो बस उसको जो है सारा हमने गुस्सा उसके ऊपर, नहीं होना चाहिए, है ना। प्लेंटी है, एम्पल वर्ड फोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 2, 4, 5 मिनट, 10 घंटा, मतलब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कोई भी किसी को भी संभाल लेता है। मान लो कि अगर तुम्हारे कलीग की किसी की तबीयत ही खराब हो जाए तो आधा घंटा, 1 घंटा उसे देखते हो ना, तो ये मान लो कि डांट खा के आएगा तो तुम्हारा जो है तबीयत करो, हट जाओ वहाँ से, तो नॉर्मल हो जाओगे। वहाँ बैठे रहोगे, करते रहोगे काम, तो और गुस्सा बढ़ेगा, तो उसको नॉर्मलाइज, ये भी एक क्वालिटी है जो कि डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, ये है। बाकी वो 2-3 पॉइंट वही हैं तुम्हारे लिंक वाले, वो हैंडल करने। मेन जो क्वालिटी, जो चीज़ें हमें फ्रंट डेस्क से चाहिए वो ये है। नाउ ओवर टू उपासना मैम। इनका इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इस समय, क्योंकि ये तुम्हें पूरा बताएंगे। हमने तो केवल इंडक्ट किया कि हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कंसल्टेंट हैं, लेकिन अब ये ऑपरेशनल पार्ट पे या NABH हो गया, ये हो गया, उसका बारे में सारा कुछ है। आप लोगों में से मुझे कितने लोग जानते हैं? एक मैडम जी और तुम्हें बता दें हम, क्योंकि अगर कोई भी हमारे सामने स्पीकर है, मैम इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम BHU इन सोशल वर्क, PG किया हुआ है मैम ने, PG की गोल्ड मेडलिस्ट है।
ये चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर हम आगे वाले से बात कर रहे हैं तो वो कितना लर्नेड है। यहाँ पे इसका बहुत लैक है हमारे हॉस्पिटल में, इंटायर हॉस्पिटल में ये लैक है कि अगर हम पिंकी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी क्वालिफिकेशन देखे बिना ही उससे बात करते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा क्वालिफाइड समझते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन हम मार्क नहीं करते हैं। अरे बहुत सारे मैनेजर्स आए, बहुत सारे काउंसलर्स आए, लेकिन हमें पता होता है जब, तो फिर हम उससे उसी तरीके से वो करते हैं, है ना। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन। हम पूरा उपासना उपाध्याय, जैसा सर ने बताया, मैं BHU से गोल्ड मेडलिस्ट वाला वर्ड तो मैं लाइन नहीं बोलने वाली हूँ। ओवरऑल मैं BHU के स्टूडेंट हूँ। मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क से विद MBA, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है सोशल काउंसलर प्लस क्वालिटी देखना है हॉस्पिटल्स का। अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया विद इन 1 मंथ, अच्छा उसको बाद में बात करते हैं। हम इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? पिछले 1 घंटे से सर ने इतना कुछ समझाया, क्यों? NABH के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर्विस अच्छा देंगे इसलिए हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल तो बाद की बात है, खुद के ग्रोथ के लिए। जैसे सर का सबसे पहला लाइन, आप क्या हो? फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। खुद की जब तक वैल्यू नहीं करोगे ना, सामने वाला आपकी वैल्यू कभी नहीं करने वाला है। आपको सामने से कोई रिसेप्शनिस्ट बोल भी रहा हो तो कहोगे नहीं सर, आज के मॉडर्न सिनेरियो में हम एग्जीक्यूटिव होते हैं, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। आपको सामने वालों को ये बात बोलनी पड़ेगी, अपनी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो खुद की ग्रोथ तो होगी, मतलब हॉस्पिटल की ग्रोथ होगी, नो डाउट, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट अपनी खुद की पहले ग्रोथ होनी चाहिए ना। इसीलिए आपको इतनी ट्रेनिंग दिए जा रहा है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मे भी मैं रॉन्ग होंगी, ट्रेनिंग के नाम पे आप में से 80% लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, है ना। देखो मुझसे सच बोला, मैं काउंसलर हूँ, मैं फेस रीडिंग कर सकती हूँ और मैं माइंड भी रीडिंग कर सकती हूँ। 80% लोगों का करोगा फिर कोई ग्रूमिंग के लिए, ठीक है। यदि हम इसी तरह आप ऐसे ट्रेनिंग लेते रहोगे ना हम लोगों से सर से सबसे, तो इतना जानो कि अभी यहाँ पर हो, कल कहीं और हो गए। हम लोग भी अचानक से ऐसे इतने इस तरह के पोस्ट पे नहीं आए होंगे, हम लोग भी धीरे धीरे सीख के आए। तो ट्रेनिंग को तो सबसे पहले पॉजिटिव चीजें सोचना स्टार्ट कर दो, अभी पता है, क्योंकि ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। नर्सिंग स्टेशन से लेके IPD में जो इतने लोग भी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या बात करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऑल टाइम आप मुस्कुराते रहिए, ऐसा नहीं है, पूरे टाइम मुस्कुराते रहना, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो पॉजिटिव रखना पड़ता है, ठीक है। आपके सामने कोई आया पेशेंट, ठीक, आप क्या करते हो? आप बैठे रहोगे आराम से, जब तक वो मरीज आपसे नहीं पूछने मैडम मैडम मैडम, ऐसा होता है कि नहीं? सही से बोलना, ईमानदारी से पहले ट्रेनिंग है। नहीं, आप डायग्नोस्टिक के हो ना। आप NABH का कोई बोला था ना कि NABH के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। NABH का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सर्विस हेल्पलाइन हॉस्पिटल, कौन बता पाएगा? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। आगे भी बता दो, आगे भी है पूरा ये है। इसको रट भी क्वेश्चन में भी आया हुआ है और ये आएगा भी, पूछेंगे भी आप लोगों से, ठीक है। बाकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, आज के बाद से आपको सामने से पूछना है कि हाँ सर मैं किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, ठीक। कोशिश कीजिए कि फ़ोन के यूज़ हम कम करें। वहाँ पर कोई काम नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हमने ये भी देखा कि आप फ़ोन यूज़ करते हो और सामने वाला चिल्ला रहा होता है, तो ये सिर्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पे जाता है ना। पेशेंट हमेशा हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। यदि आपके रिसेप्शन पे 5 स्टाफ हैं पुष्पा जी, तो उनमें से एक को इसी काम के लिए रखिए आप, ठीक है। दूसरी चीज़ें, एक बार भी यदि मरीज आपसे बात किया, वो नहीं समझ पा रहा है कोई भी बात, आप 3 बार 4 बार 5 बार भी समझा दिए, ठीक है। हम भी समझते हैं इरिटेशन होता है, नो डाउट इरिटेशन होता होगा, क्योंकि आप लोग वही, मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि हम वहाँ बैठे तो रहते नहीं है, लेकिन आप लोग ज़्यादा फेस करते होंगे, ठीक है। तो यदि आपके मन में कोई ऐसी भावनाएं भी आती हैं, तो आप प्लीज अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि आपको भले ही लगता हो कि वो सामने वाला बंदा या बंदी नहीं सुन रहा है, बट वो सुनता सब है, उस शिष्य में से आवाज ना जाए, लेकिन जो आपके लिप्स होता है ना और आपका एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें बताता है कि आप किस बिहेवियर से उसको या किस मोटो से ये बात कर रहे हो। तो पूरी कोशिश यही करनी है, ठीक है।
कि हम ये नहीं करें हंसते रहो पूरे टाइम की हाँ हाँ अच्छा आगे बोल, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई भी फालतू चीजें नहीं करनी है। लेकिन ये है कि कोई भी पेशेंट आए आप सबसे पहले उसको अटेंड करोगे, ठीक। दूसरी चीज कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी रखो। यदि कोई रिपोर्ट 3 घंटे में मिलनी है तो ये नहीं कि सर की कबाहट हटाने के लिए भैया 10 मिनट मिल जाएगा, 10 मिनट बाद आइए, क्योंकि वो जो आप 10-10, 15-15 मिनट देते हो ना, वो सामने वाले के लिए सोचो, उस पर वो पूरी चीजें सोच सकता है, सोचेगा कि 15 मिनट मिल जाएगा, डॉक्टर को दिखा लेंगे, 4 बजे की ट्रेन पकड़ लेंगे, घर चले जाएंगे, ठीक। ये गलत बात है। आप 3 घंटे का, आपका टैट 3 से 4 घंटा का, मुझे जहाँ तक पता है टैट यही होता है ना 3 से 4 घंटे का। आप उसको क्लियर बताओ कि सर 3 से 4 घंटे का टैट है हमारा, उससे पहले तो नहीं बताते हैं हम लोग। एक्सरे के लिए 1 घंटे, एमआरआई के लिए 3 घंटे, नहीं जो भी है तो आप उनको क्लियर बताओ। तो उस 3 से 4 घंटे में वो क्या करेगा, अपनी प्लानिंग कर लेगा। हो सकता है वो खाना खाने कहीं चला जाए, हो सकता है वो ट्रेन कैंसिल करके नेक्स्ट डे कर ले लेंगे, उस हिसाब से वो काम है, डॉक्टर को दिखाना है उस हिसाब से करेगा। तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और हम कितना बोल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। तीसरी चीज, हम जहाँ पर भी काम करते हैं हम अपने स्टाफ से सब फ्रेंडली होंगे, आपके भी जो भी होगा दोस्ती हो जाता है। हम क्या बात कर रहे हैं, लाइक हम लोग भोजपुरी में शुरू हो जाते हैं, करते हो ना? करते हैं लोग, हाँ करते हैं, ठीक है। करते हैं। तो हंसी मजाक भोजपुरी में होता है, भोजपुरी में बोलो, वो बोलने में हम नहीं पीछे जा रहे कि नहीं बोलना है, लेकिन एट दैट टाइम मत बोलो। या जो आपको वॉल्यूम होना चाहिए ना, वो इतना धीमे होना चाहिए कि वो सामने वाला ही सुने, वो ऐसा नहीं कि अगल बगल वाला भी सुने। क्योंकि ये सब मैं इसलिए भी बता पा रही हूँ कि मेरा जो इंटरेक्शन होता है वो एक पेशेंट और अटेंडेंट से होता है। आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, आपके पास तो वो दवाई और जांच जो भी रिपोर्ट लेके चला गया ना, उसी मरीज से मैं 15 से 20 मिनट बात करती हूँ। तो मुझे सारी चीजें आप लोग क्या बता देते हैं कि मैम आपके रिसेप्शन पे तो लोग हंस के बतिया रहे हैं, दिन भर बात करते रहते हैं, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, भोजपुरी में बात करते हैं। तो इतना भी चीजें मैं नहीं मानती कि दिन भर बात करते रहते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन हम कुछ चीजें तो कम कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग को एक बिल्डिंग से अलावा दूसरे किसी बिल्डिंग में कोई जानकारी नहीं है, क्या ये सच है? एग्जाम्पल इसलिए मेरे पास है कि एक पेशेंट गायनी डिपार्टमेंट की थी, उसने ऑर्थो में पूछा कि गायनी की डॉक्टर कैसे बैठेगी, तो उन्होंने सीधे बोला कि बिल्डिंग नंबर 4 में जाकर तकरीब। भाई जिससे भी हुआ हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ये हुआ तो वो पेशेंट ऑलरेडी एडमिट थी, तो वो मेरे पास गलती से पहुंच गई, क्योंकि मेरा नाम हर जगह डिस्प्ले है तो मेरा नंबर भी हर जगह चला गया। तब मैं इवन इफ डॉक्टर्स का भी नाम नहीं बताते, कौन डॉक्टर बैठे कि वहीं जाकर पता करिए, बोलते हैं ऐसा स्टेटमेंट आप लोग? मैम इसलिए भी बोल देते हैं आप कि गलत इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि अगर आप बिल्डिंग नंबर तो गलत क्यों दोगे, जानकारी रखो ना उस बिल्डिंग के बारे में। इंडक्शन इतना बड़ा हुआ क्यों 1 घंटे का, ताकि आपको तो हम हॉस्पिटल का ही डायग्नोस्टिक के पार्ट छोड़ो ना, अब तो एपेक्स हॉस्पिटल के पार्ट हो। नहीं, हम लोग क्या डायग्नोस्टिक में जब आते हैं तो हम लोग डॉक्टर का नाम भी बताते हैं, टाइमिंग वगैरह भी बताते हैं। देख आपका क्या नाम है? रीमा। रीमा जी, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, मैं एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं बता रही, ये सारी चीजें निकल कर आएंगी तब ये बात हो रही है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में किया हो, किसी ने ना किया हो, मैं ये थोड़ा ना बोल रही हूँ सब ऐसा करते हो, लेकिन हमारा क्या मोटो, हमारा मोटो ये है कि हमें सबको के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं सोशल काउंसलर हूँ, मैं बोलूँगी मैं बिल्डिंग नंबर 2 में ही राउंड होंगे, तीसरा चौथा अपना देख लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं तो यदि काउंसलर तो सब सारे मरीज तो मेरे हैं ना, आपके भले ही डायग्नोस्टिक वाले मरीज आपके होंगे, इनके भले ही एडमिशन वाले होंगे, इनके ऑन को होंगे, मेरा तो पूरा अस्पताल ही मेरा है, ठीक। प्लस ओपीडी से भी कंप्लेन आती है तो वो भी मुझे ही सॉर्ट आउट करना रहता है, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जो भी बोलते हैं बहुत तोड़ मोल के बोलो, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल जगह काम करते हैं। आपको पता है कि वाराणसी पूरे सर पूर्वांचल का बेस्ट हॉस्पिटल है ना, ये एपेक्स हॉस्पिटल, हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, बनारस की नहीं, ठीक है। तो पूर्वांचल के बेस्ट हॉस्पिटल में कोई क्यों है? सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा क्यों है? इसलिए कि आप लोग फोन पे बातचीत कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, या उसको वो नहीं मिला जो उसको हमें देना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं मेदांता से। सर मैं जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि मेदांता की जो नर्सिंग स्टाफ है ना मैम, उनका तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। जो रिसेप्शन वाले खुद ही खड़े होकर बोलने लगते हैं, हाँ सर बताइए क्या दिक्कत है, वो खुद लेके जाने भी लगते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें पता है आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि बनारस है और इतना करना भी नहीं है, लेकिन क्या हम उस तक अप टू तक भी नहीं पहुंच सकते हैं क्या? हम लोग का बस एक ही मोटो होना चाहिए कि यदि एक मरीज हमारे पास आया है,
जब वो जाए तो वो अपने साथ 4 मरीज और लेकर आए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का। वो ऐसा ना हो कि वो बाहर जाके भैया कभी गलती से उसमें मत जाओ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बाकी कोई स्टाफ अच्छा नहीं है। अभी की जो मेरे फीडबैक्स आते हैं, हम सारे डिपार्टमेंट्स के बकायदा मैं नाम लेकर करवाती हूँ फीडबैक्स जो आते हैं, उसमें अभी इतना अच्छा आने लगा है फीडबैक कि वो रिसेप्शन स्टाफ का भी नाम डालने लगे हैं। भाई जिसने अच्छा बिहेव किया वो नाम पता करके नाम डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे जो एक का वो नाम है वो सबका नाम है। दूसरी बात करेंगे ग्रूमिंग। और इसमें से किसी को कुछ पूछना है कम्युनिकेशन में? देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई कितना भी पढ़ा ले लिखा ले, करता वही है जो इंसान का मन होता है। ठीक सही, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर दूंगी, मैं घुस के ये नहीं वहां जाके बोलने लगूं। करोगे वही जो आपका मन है। तो सबसे पहले विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो। यदि कोई सीनियर या कोई बड़ा है, संजय सर कोई भी, किसी ने कुछ सिखाया है तो नहीं यार उसको करेंगे। और उसको करने से यदि आपका खुद का भी ग्रूमिंग हो रहा है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, यदि हम बढ़ गए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बढ़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखो, प्रोफेशनल भी सोचो, यदि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप भी बढ़ जाओगे। ठीक है, आज हो सकता है एग्जीक्यूटिव वो कल अच्छा काम करो तो मैनेजर लेवल पे आ जाओगे। तो दोनों चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का बुराई ना करो। हम बहुत कुछ सुने हैं, एपेक्स ऐसा करता है, एपेक्स वैसा करता है, बोलते हो नहीं। सबसे अच्छे लोग डायग्नोस्टिक में हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। खैर, तो एपेक्स इतना खराब कर रहा था, क्यों हो एपेक्स में? भाई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जाके देख लो। या तो बुराई ना करो या तो यहाँ काम ना करो, क्योंकि हम जहां भी काम करते हैं हमें उसके साथ तो पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरे आते हैं ग्रूमिंग पे। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बार पता मेरी आंखें तुम्हारे तक ही चली जाएगी, तुम ही बताओगी। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कौन बता पाएगा? आप तो बता रहे। अरे भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसी में मीनिंग छुपा हुआ है। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी जो हम हैं, ठीक है, डेवलपमेंट उसका डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। अब जैसे संजीव सर वहाँ उस समय दे रहे थे, आप अपना पैर हिला रहे थे, ठीक, बैठने का तरीका ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। अब ये अलग बात है 2 घंटे से बैठे तो थोड़ी देर बैठ गए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप जब कभी 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए कहीं जाओ तो एकदम एक प्रॉपर वे में बैठना चाहिए। ठीक है, यही सब होता है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। अब जैसे हमने जो ऑब्जर्व किया, यदि कोई सीनियर बुला लिया, सीनियर के सामने खड़े ऐसे जाके खड़े हो गए, फिर वो हिलते भी रहते हैं। हिलते क्यों रहते थे? जब कोई सीनियर आ गया तो उसके सामने क्यों ही हिल रहे हो भाई? मैं ये नहीं समझ पा रहा। कुछ लोग ऐसे जैसे डेस्क, तो डेस्क पे हाथ रख के खड़े रहते हैं। एक अटेंशन का वो है, बस ऐसे करके खड़े रहो। ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करो, यही ग्रूमिंग है। पता चला हिल रहे हैं और सर भी उधर से कुछ बोल रहे हैं, हम हिले जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं। यही सब तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हमें कैसे खड़े होना है। और ये सब बहुत चीजें अट्रैक्ट करता है। हम क्या पहन के आते हैं, ठीक है, हम कैसे दिखते हैं। दिखने में कोई कुछ नहीं कर सकते। हम बोलेंगे फुल मेकअप करके आओ तो एकदम बेवकूफाना बात है ये कि आप फुल मेकअप करके आओ। फुल मेकअप करके आओ और फिर उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो भी कोई ग्रूमिंग नहीं। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा पर्सनैलिटी जो है वो यूज होता है। बट जो बेसिक चीजें हैं कि रिसेप्शन स्टाफ को जूड़ा बनाना है, तो आप जूड़ा बनाओ। ये तो बेसिक चीजें है ना, आप लोगों को भी बोला ही गया होगा जूड़ा उड़ा बनाने को। बोला गया कि नहीं? हाँ, बोला गया ना। आधे लोग या साधे लोगों को समझ नहीं बोला गया, सबको बोला गया। तो जूड़ा बनाओ। लिपस्टिक तो आप वैसे भी लगाते हो, हम लोग डेली कैरी करते हैं, तो ये हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। लिपस्टिक लगा के आओ। आईलाइनर जनरली लोग लगाते ही हैं, काजल वगैरह। जो नहीं लगाते हैं वो लगाना शुरू कर दो। अच्छी लगती है, सुंदर लगती है आंखें। कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता ये बताओ? हॉस्पिटल का यदि रूल तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोशिश करो कल से आईलाइनर कैरी करने का, जो लोग लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका पूरा वर्किंग में रिटेन टेस्ट होगा, ये मजाक नहीं है। तो जितना भी आज वो है और सारी चीज़ें जो है वो या तो हमारी वेबसाइट पे है ना, या ऑनलाइन है ना। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी दे दोगे हॉस्पिटल के नाम पे तो शायद तुम्हारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्रो हो।
सबको पता है, ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है। ये केवल जो है ना, शूज अच्छे पहनो तो उसको भी पॉलिश करने की जरूरत होती है। अगर अच्छा शू है तो पॉलिश जरूर करना पड़ता है। तो दिस इज ओनली फॉर द पॉलिशिंग। और हमारी शायद पर्सनल आदत है, हम किसी भी काउंटर पे जाते हैं तो शायद 2 चीजें सिखा के ही आते होंगे एवरी टाइम। मेरी आदत है ना, उसका केवल तुम आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए। मेरा तो जितना होना था सब हो चुका है, अब वही 7% का इंक्रीमेंट ही मिलेगा और ना मैं कहीं स्विच ओवर करने जा रहा हूँ। कभी भी ये मत सोचो कि बस यहीं पे लास्ट है, इसके आगे भी बहुत है। तो अभी से तो सीखना। ग्रोइंग कैरियर है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इतना लोग सिखाने के लिए तैयार है, हर जगह ये सब नहीं होता है। मैं भी बहुत जगह काम करती हूँ, इतना सिखा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सर ने अपना 2 घंटा दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है ना। उसको पॉजिटिव लेना शुरू करो। और ये सब हंसी मजाक की, अरे क्या सिखाएंगे, अरे क्या कैसे लगेंगे, कमेंट करेंगे, वो सब सेकेंडरी थिंग है। कभी कोई ऐसा कुछ करे तो बताओ मुझे। ऐसा नहीं कि मैं काउंसलर हूँ तो सिर्फ मैं पेशेंट और उनकी ही बात सुनूंगी। आपको अपना पर्सनल भी कोई इश्यूज हो, ठीक है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं अपने एंड से देखूंगी कहाँ तक मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँ, ठीक है।